Hello learners, welcome to Study with Arpit. In this video, we will continue our series of Geography NCERT, which is very useful for class 7 students for their academics and for competitive exams aspirant also. So, in this video, I will explain you each line of this chapter, that is chapter number 3, Our Changing Earth. So, let's get started. In this chapter, we will learn about how our earth is getting changed day by day. So, our first statement is the lithosphere is broken into number of plates known as the lithospherical plates. जो हमारी लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रेक हो रही है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिकल प्लेट्स बोलते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट हैं, जो लिथोस्फेरिकल प्लेट हैं, ये मूव करती रहती हैं, चारों तरफ मूव करती रहती हैं वेरी स्लोली, बहुत ही ज़्यादा स्लो. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब इतना धीरे धीरे मूव करती हैं कि कुछ ही मिलीमीटर कुछ सालों में चल पाती हैं. दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये जो मूवमेंट हो रहा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा इनसाइड है ना, जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है वो मूव कर रहा होता है. इसी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट में भी मूवमेंट देखने को मिलता है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी. ठीक है, और जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, जो कि हमें एक्टिविटी में देखने को मिला है. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक अ कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इन द बीकर हाफ फिल्ड विद द वाटर. तो कोई एक कलर्ड पेपर लेना है, उसको बीकर में डालना है आधे भरे हुए पानी से. प्लेस द बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट. और जो पानी है उसको गर्म करना है. एज यू वाटर वार्म्स अप, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वेज लेयर ऑफ द वाटर. जैसे जैसे आप आग को मतलब बढ़ेगी, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, वैसे ही जो पेपर पैलेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव अपवर्ड विद द वार्म लेयर, और गर्म लेयर के साथ. एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर ऑफ द वाटर. और क्या होगा, डूब जाएगा वापस विद द अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ द वाटर. जो ठंडी लेयर्स हैं उनके साथ डूब जाएगा वापस. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सिमिलर मैनर. और इसी प्रकार से जो अर्थ की मैग्मा होती है वो भी, जो हमने एक्टिविटी में देखी, इसी प्रकार से मूवमेंट करती है अर्थ के अंदर. ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काउज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इन्हीं मूवमेंट की वजह से, जो प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से हमें अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच काउज देम. और जो अर्थ का मूवमेंट है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और पार्ट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, जिस फोर्सेस से वो मूव कर रहे हैं उसी फोर्स के अकॉर्डिंग कई सारे नाम दिए गए हैं. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. जो फोर्सेस अर्थ के अंदर मूवमेंट के लिए, अर्थ के अंदर काम कर रहे हैं जो फोर्सेस, उनको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. एंड द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. और जो फोर्सेस अर्थ की आउटसाइड द सरफेस वर्क कर रहे हैं, मतलब जो फोर्स हम लोग अर्थ की आउटसाइड द सरफेस पे देख रहे हैं, उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. तो अर्थ का मूवमेंट हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? फोर्सेस की वजह से देखने को मिलता है. दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ की अनसाइड द अर्थ, मतलब क्रस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस के बाहर देखने को मिलता है. ठीक है, और जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो सडन फोर्सेस होते हैं, मतलब अचानक से आने वाले फोर्सेस होते हैं. इनकी वजह से क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, वोल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, और लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये अचानक से होने वाले फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, अर्थ के अंदर हो रहे हैं, और इनकी वजह से अचानक से कुछ भी हो सकता है. तो क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हमें देखने को मिल सकता है, वोल्केनोज हमें देखने को मिल सकते हैं, और लैंडस्लाइड, जो ज़मीन खिसक जाती है उसको हम लोग लैंडस्लाइड्स बोलते हैं. और डायस्ट्रोफोबिक फोर्सेस होते हैं. डायस्ट्रोफोबिक फोर्सेस का मतलब बिल्डिंग माउंटेन्स, जो माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, ये भी इसी फोर्स की वजह से बनते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, जो अर्थ के अंदर वर्क कर रहे होते हैं. और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो इरोजनल एंड डिपॉजिटेशन होते हैं. मतलब कि इनसे क्या होता है, रिवर, मतलब ये जब हमने देखा था एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ की आउटसाइड द सरफेस काम कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, किस पर ये प्रभाव करेंगे? रिवर पे, बाइंड पे, मतलब विंड, हवा पे, और सी वेव्स, जो सी की जो लहरें होती हैं उस पर, ग्लेशियर्स पर जो काम करते हैं, वो फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होता है. द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज और स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप प्लेट विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर्स. तो लिथोस्फेरिकल प्लेट वो प्लेट है जो मतलब रिजिड मतलब होती है, और बहुत स्मॉल
वेरी स्मॉल होती है, इरेगुलर शेप, कोई इसकी रेगुलर शेप नहीं होती है, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्टिनेंट्स को और ओशियन फ्लोर्स को फॉर्म कर रही है। जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने ये भी क्या है, लिथोस्फेरिकल प्लेट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट और इरेगुलर शेप और साइज में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। क्या होता है, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो क्या करता है, मूवमेंट को, सडन मूवमेंट को दिखाता है, एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कभी कभी स्लो मूवमेंट भी देखने को मिलता है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। द सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और जो वोल्केनोज, जो सडन मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक और वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, इससे अर्थ की सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत ही, ये जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं ये बहुत ही नुकसान करते हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं अर्थ की सरफेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग, मतलब वेंट को हम लोग ओपनिंग बोलते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। क्या होता है, एक वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, एक वोल्केनो में एक वेंट होता है, वेंट का मतलब ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब ऊपर की तरफ एकदम खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो अंदर मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल जैसे कि मागवा है और मागवा है, वो जो अर्थ के अंदर है वो उस ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलता है, एकदम इरप्ट सडनली, एकदम अचानक से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में दिखाया गया है हमें, वोल्केनो का डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का मागवा है और यहाँ ये ऊपर ये क्या है, ये वेंट है, वेंट का मतलब ओपनिंग, यहाँ पे ये खुला हुआ है। तो ये क्या हुआ, जब मागवा अंदर से निकलना शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये क्या करता है, गैस और ऐश बनाता है, और इसको सेंटर बोला, वो क्रेटर बोला गया है। ठीक है, और ये वेंट है, वेंट का मतलब ये ओपनिंग है, यहाँ से ही क्या हो रही है, मैगवा बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो इधर साइड से जो निकल रहा है इसको हम लोग लावा बोलते हैं। और ये अर्थ की क्रस्ट है, और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, उसके नीचे मेंटल होता है, और सबसे नीचे कोर होता है। तो अर्थ की क्रस्ट और मेंटल को इसमें शो किया गया है। तो जो मागवा प्रेजेंट होता है वो मेंटल और क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वोल्केनो के बारे में देखा, वोल्केनो का डायग्राम देखा और समझने की कोशिश की कि वोल्केनो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो वोल्केनो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। एंडोजेनिक फोर्स ऐसा फोर्स जो अर्थ के अंदर हो रहा है, अर्थ के अंदर वर्क कर रहा है, ऐसा फोर्स। ठीक है, तो दो टाइप के फोर्सेस थे हम लोगों ने देखा था, एंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक का मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब उत्पत्ति होना। तो जो अंदर इनसाइड द अर्थ होती है तो उसको हम लोग एंडोजेनिक बोलते हैं, और एक्सोजेनिक मतलब जो अर्थ की आउटसाइड दी फोर्सेस वर्क करते हैं तो उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑन द अर्थ वाइब्रेट। और जब क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने वोल्केनो के बारे में पढ़ा था, वोल्केनो अंदर जब हो रहा था, एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क कर रहे थे, तब हम लोगों को वोल्केनो देखने को मिला। वैसे ही जब लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो क्या होता है, जो सरफेस, अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करने लगती है, एंड द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल अराउंड द अर्थ, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। और जो ये वाइब्रेशन जो देखने को मिला है ये अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड द अर्थक्वेक, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, और जहाँ से अर्थक्वेक की प्रोसेस शुरू होने वाली है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। द मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्थ की क्रस्ट पर, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, किसका मूवमेंट, ये जो लिथोस्फेरिकल प्लेट्स हैं इनका जो मूवमेंट शुरू हो रहा है, जिस जगह से शुरू हो रहा होता है अर्थ की क्रस्ट पर, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और एक ऐसा प्लेस फोकस के ऊपर जो प्लेस होता है उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशंस ट्रेवल टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर्स एज वेव्स, मतलब जो वाइब्रेशंस होता है वो बाहर की तरफ जाता है, मतलब फ्रॉम एपिसेंटर से बाहर की तरफ जाता है, किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। जैसे वेव्स हमें देखने को मिलती हैं, सेम उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर वेव्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है हमें किस पर, एपिसेंटर पर देखने को मिलता है। एपिसेंटर के आसपास के जो एरिया होता है उस पर सबसे ज़्यादा हमें डैमेज या नुकसान देखने को मिलता है, और अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज यानी कि कम होती जाती है जैसे जैसे वो सेंटर से दूर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये अर्थ की क्रस्ट है, और यहाँ पर एपिसेंटर को दिखाया गया, और ये फोकस है शायद, यस दिस इज द फोकस। यहाँ से क्या हुआ, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। इट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, और यही सिस्मिक एनर्जी का ऑरिजिन भी दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखा कि क्या अर्थक्वेक का ऑरिजिन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो
जहाँ से अर्थक्वेक शुरुआत हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो हमने देखा था एपिसेंटर, एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा डैमेज को मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है किससे, अर्थक्वेक से। और ये प्लेट की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देख लिया। यहाँ कोई एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ कंटेनर, फिल विथ इट वाटर, क्लोज इट विथ अ लिड, पुट द वाटर टू द बॉयल, नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड वीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, व्हाट यू नोटिस। कुछ एक पानी लेना है जिसमें कि क्लोज विथ लिड, और उसको बंद कर देना, उसमें उस वाटर को बॉयल करने के लिए रख देना है। नाउ पुट सम पीस, और कुछ उसमें पीस डालनी है, स्पून्स डालनी है, और बीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, और जो लिड है उसके ऊपर पीस, स्पून और लिड डालनी है। व्हाट यू नोटिस, अब आपने क्या नोटिस किया, एज द वाटर बॉइल्स, जैसे जैसे पानी बॉयल किएगा द लिड बिगिंस टू शेक, तो जो लिड ऊपर की जो लिड होगी वो क्या करने लगेगी, शेक होने लगेगी। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड वाइब्रेट्स, और जो चीज़ें आपने लिड के ऊपर रखी हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। द ब्रीड रोल्स डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड, और क्या होगा, जो बीड्स होगी वो नीचे की तरफ गिर जाएगी, और जो स्पून है, जो आपने चम्मच उस पर रखी हुई है, वो भी क्या करने लगेगी, हिलने लगेगी, मतलब वाइब्रेट करने लगेगी और साउंड को प्रोड्यूस करेगी। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स, और इसी मैनर में क्या करती है, अर्थ भी वाइब्रेट करती है जब अर्थक्वेक आ रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, क्या होता है यहाँ पर, मतलब 3 टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। पी वेव्स, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, एस वेव्स जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, और एल वेव्स और सरफेस वेव्स। एल वेव्स को हम लोग सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। ये 3 टाइप की वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स, और इनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा आप अपने आप, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग रिक्टर स्केल पर नापते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन फेल्ट ओनली अ लिटिल, जो अर्थक्वेक की जो रिक्टर स्केल पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो अर्थक्वेक अगर 2.0 का है, तो 2.0 का है और उससे कम है, तो हम लोगों को बहुत ही कम फेल्ट होगा, मतलब महसूस कम होगा अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक ओवर 5, और अगर जब अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा हो जाएगा, कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देगा, क्योंकि चीज़ें जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अ 6.0 हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो 6.0 का जो है मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक, और जो 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है उसको मेजर अर्थक्वेक माना गया है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक 7.0 मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, फिर भी अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी प्रिपेयर बिफोर हैंड, बट इसका जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मिनिमाइज मतलब थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट मतलब इसका जो प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए हैं तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्ट्स मेथड एडॉप्ट लोकली और पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, कुछ लोग होते हैं जो अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, वो पहले से जो एनिमल का बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। जो मतलब जो फिश इन द पॉन्ड्स आर गेट एलाइटेड, स्नेक्स कम आउट ऑफ द सरफेस, क्या होता है जो फिशेस होती हैं वो अंदर पॉन्ड्स के अंदर एगिएटेड करने लगती हैं, और जो स्नेक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं अर्थ की सरफेस पर आने लगते हैं। जैसे उनको क्या होता है, जब जैसे महसूस होता है अर्थक्वेक महसूस, सब जानवरों को सबसे पहले अर्थक्वेक को महसूस होने लगता है, तो क्या करते हैं जो सांप होते हैं वो अर्थ की सरफेस पर आने लगते हैं, अपने बिलों से बाहर आने लगते हैं। तो जिससे कि इस ह्यूमन जो एनिमल का जो बिहेवियर है उससे इंसान को पता चल जाता है कि हाँ कोई बड़ी आपदा आने वाली है, यानी कि अर्थक्वेक जैसी कोई संभावना बन सकती है, ठीक है। तो ये एक अर्थक्वेक की एक केस स्टडी है जो इसमें दिखाई गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक्टिविटी है रीड द अर्थक्वेक अ केस स्टडी गिवन इन द हेडलाइन दैट अपीयर इन द न्यूज़पेपर आफ्टर द क्वेक। तो ये ऊपर जो अर्थक्वेक की जो केस स्टडी दे रखी है उसको पढ़ना है। अरेंज देम द इवेंट इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग, और उनको अरेंज करना है एक राइट सीक्वेंस में, ठीक है। इमेजिन अ क्वेक सडनली सुक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। मतलब इमेजिन करके देखिए कि आपके स्कूल में एकदम अचानक से अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कहाँ जाएंगे ये आपको बताना है। एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेरेंसेस। तो अर्थक्वेक जब आने वाला होता है तो क्या क्या मतलब हम लोगों को प्रिपेरेंसेस करने चाहिए, क्या क्या बचाव करने चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, कहाँ मतलब हमें कहाँ पनाह लेनी चाहिए, कहाँ हम अपने आप को अर्थक्वेक से सेव कर सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पर। तो सेफ स्पॉट मतलब सबसे सेफ जगह कौन सी हो सकती है। अंडर अ किचन काउंटर के अंदर छुप जाइए, टेबल के नीचे छुप जाइए, डेस्क के नीचे छुप जाइए। अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल,
और किसी बॉल मतलब दीवार के कॉर्नर पे चले जाइए। ये आपके लिए सेफ स्पॉट्स हैं, मतलब एक सेफ करने के लिए जगह हैं। स्टे अवे फ्रॉम, और किस किस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक? फायर प्लेसेस, आग वाली जगह से। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनी के आसपास जो एरिया है उससे दूर रहना चाहिए। विंडोज दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, और जो ऐसी विंडोज से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसमें कांच होता है और जब कांच टूटेगा तो आपकी लग सकती है। एंड द शेटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, जिसमें पिक्चर फ्रेम और मिरर हो, उन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। सेवरल अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। क्या करना चाहिए? हमें स्प्रेड करना चाहिए अवेयरनेस मतलब कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और उस डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। ठीक है। मेजर, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है मेजर लैंड फॉर्म्स, मतलब कि क्या क्या फॉर्म्स हैं लैंड की। तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेस। जो लैंडस्केप है वो क्या वॉर्न कर रही है? कंटिन्यूसली वॉर्न करती जा रही है विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस। दो प्रोसेस हैं, वेदरिंग एंड इरोजिंग दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न करता जा रहा है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ की सरफेस पर जो रॉक्स हैं उनका टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और जो इरोजन की प्रोसेस है वो क्या है? वियरिंग अवे मतलब बहा के ले जाना। किसको बहा कर ले जाना? बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। Erosion is the bearing away of the landscape by different agents of the like water, wind, energy। मतलब पानी की हेल्प से, हवा की हेल्प से और आइस की हेल्प से चीज़ों को बहा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ही इरोजन की प्रोसेस है। द एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाई द ट्रांसपोर्ट बाई द वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो एरोडेड मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर और विंड। पानी और हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर एरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और वहीं पर वो क्या होता है? डिपॉजिट मतलब वहीं के वहीं जमा हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस। और यही मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, बहाने की प्रोसेस और वहीं पर डिपॉजिट हो जाना ही प्रोसेस क्या करता है? बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को बनाता है अर्थ की सरफेस पर। तो वर्क ऑफ अ रिवर का क्या काम है? रिवर मतलब वर्क ऑफ अ रिवर क्या क्या काम करती है? द रनिंग वाटर इन द रिवर एंड्रोज द लैंडस्केप। ठीक है। व्हेन द रिवर टम्बल एट द स्टीप एंगल ओवर अ हार्ड रॉक और डाउन स्टीप वैली साइड फॉर्म है वाटरफॉल। जब रिवर में पानी बह रहा होता है तो और एक हार्ड रॉक पे आने के बाद जब पानी नीचे की तरफ एक एंगल पर बह रहा होता है तो वो एक वैली को फॉर्म करता है जिसको हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल मतलब झरना। जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, हार्ड रॉक्स के ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। और यहाँ पे वाटरफॉल का डायग्राम भी दे रखा है। ये हार्ड रॉक्स हैं जिसमें रिवर से जो पानी आया वो नीचे की तरफ बह रहा है एक एंगल पर, एक सर्टेन एंगल पर, तो जिसको हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज वेंट्स नोन एज द मेंडर्स। क्या होता है? एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर प्लेन्स पर एंटर करती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज वेंट्स नोन एज द वेव। तो ये क्या करती है? ट्विस्ट करती है, मतलब मूव करती है, ट्विस्ट करती है। तो ये क्या बनाती है? मेंडर्स को फॉर्मेशन करती है। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर्स। जब मतलब धीरे धीरे इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस होने लगती है मेंडर्स की साइड पर, द एंड ऑफ द मेंडर्स लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। तो जो मेंडर्स की जो साइड्स हैं वो पास आने लगती हैं, रिवर के अंदर पास आने लगती हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स एंड फॉर्म अ कट ऑफ अ लेक। तो ये जो पास आने की प्रोसेस में मतलब धीरे धीरे पास आने लगा मेंडर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है? वो एक अपने आप को कट कर लेती है और एक लेक का फॉर्मेशन कर देती है। और उसी लेक को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो लेक मतलब एक छोटा सा लेक बना लेती है पानी का रिवर की साइड में, किनारे पर जाके। At times of the river overflow its banks, this leads to the flooding of the neighboring area। और जब पानी ओवरफ्लो करने लगता है, मतलब किनारे से पानी निकलने लगता है, ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, जब किनारे से पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगता है, पानी ज़्यादा हो जाता है रिवर के अंदर, तो ये फ्लूडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आसपास के एरिया को मतलब बाढ़ से प्रभावित कर देता है। एज इट फ्लूड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल इज कॉल्ड द सेंटिमेंट अलॉन्ग द बैंक्स। और क्या होता है कि अर्थ जो रिवर होते हैं, अर्थ के उसके किनारे पर बहुत सारी फाइन सॉइल होती है, एक अच्छी सॉइल होती है, और अदर मटेरियल्स भी होते हैं जिसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है।
दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन्स, जिसको हम लोग जिसको जो ये है ना अर्थ बैंक पे रिवर के जो किनारे पे जो हम लोगों को सेडिमेंट्स देखने को मिला है, यही फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन्स का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। द रेज्ड ब्लैंक आर कॉल्ड लीप्स, और जो रेज्ड ब्लैंक्स होते हैं उनको हम लोग लीप्स बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस टू द सी, क्योंकि जो रिवर है वो सी की तरफ जा रही होती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, और जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की वो डिक्रीज हो जाती है। रिवर बिगिन टू ब्रेकअप, और रिवर क्या होती है, मतलब जो नदी है वो ब्रेकअप मतलब टूटने लगती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। धीरे धीरे जो रिवर है वो अलग अलग किस में स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होने लगती है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट ऑन इट्स लोड। जो रिवर का बहाव होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो अलग अलग रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूटरी बनी, मतलब जो रिवर बट गई है जो जाके, वो उसका अलग अपना अपना खुद का माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंटर फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा, और जो धीरे धीरे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी है वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस डायग्राम में हमें देखने को मिला एक मेन रिवर आई, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो गई और एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वर्क ऑफ अ सी वेव्स, सी वेव्स का क्या वर्क है? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो इरोजन और डिपोजिशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है। तो जो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, तो जो सी वेव्स का इरोजन और डिपोजिशन होता है उससे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? कोस्टल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, तो जो सी वेव्स होती हैं मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं किस पर? जो अंदर उसके अंदर जो रॉक्स होती हैं उसको उस पर क्या करती रहती हैं? कंटिन्यूसली स्ट्राइक मतलब उस पर टकराती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप्स, जिसकी वजह से जो रॉक होता है उसके ऊपर क्या होता है? क्रैक्स आने लगते हैं। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और धीरे धीरे जो वो क्रैक्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। दस द होलो केप्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स, जिसकी वजह से जो होलो केप्स देखने को मिलता है रॉक्स के अंदर, जब समुद्र की लहरें बहुत तेज तेज आती हैं और जब रॉक से टकराती हैं और धीरे धीरे जब बहुत टाइम बाद देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक सी केप्स बन जाता है। दे आर कॉल्ड द सी केप्स, सी केप्स देखने को मिलता है। एज द एक्टिविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द सर्फेस केप्स रिमेन दिस फॉर्मेशन सी आर्क्स। क्या होता है जब धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा मतलब समुद्र की लहरें टकराती रहती हैं तो वो शी आर्क का फॉर्मेशन करती हैं, शी आर्क, जिसमें जो रॉक का जो सरफेस रूफ होता है वही रह जाता है सिर्फ। और हमें देखिए यहाँ डायग्राम में भी दे रखा है शी आर्क, जो पानी टकराता रहता है, जो क्रैक बढ़ते जाते हैं तो पहले सी केप का फॉर्मेशन होता है, फिर जब और ज़्यादा टाइम बाद सी आर्क देखने को मिलता है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड द वॉल्स ओनली लेफ्ट, और कभी कभी जब क्या होता है जो उसकी जो रूफ होती है, जो छत होती है, जो रॉक की जो छत होती है वो हट जाती है और हमें सिर्फ वॉल्स देखने को मिलती है, दीवार की तरह देखने को मिलती है। द वॉल लाइक स्ट्रक्चर फीचर्स कॉल्ड द स्टैक्स, और इसी वॉल लाइक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक्स बोलते हैं। इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है ये रहा स्टैक का डायग्राम, तो हम लोगों के यहाँ दीवार की तरह एक रॉक दिख रही है, इसी को हम लोग स्टैक्स बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द सी वाटर एंड इज कॉल्ड सी क्लिफ, और इसी को हम लोग सी क्लिफ भी बोलते हैं। जो ये वर्टिकली दिख रही है हम लोगों को सी वाटर के ऊपर, इसी को हम लोग सी क्लिफ भी बोलते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्री अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और ये जो सी वेव्स हैं ये सेडिमेंट्स को क्या करता है? डिपॉजिट करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? बीच को फॉर्म करता है। बीच जो हमें देखने को मिलते हैं बीच, उसका फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है, ठीक है। वर्क ऑफ आइस, आइस का वर्क क्या है? ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस, हम लोग जानते हैं जो ग्लेशियर्स होते हैं उसको हम लोग रिवर ऑफ आइस बोलते हैं, मतलब कि जो बर्फ़ की नदी एक तरीके से कह सकते हैं। विच टू एरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉइल सॉलिड रॉक बिलो, ठीक है। ग्लेशियर केव्स आउट डीप हॉलो देयर एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। क्या होता है जब धीरे धीरे जब जो बर्फ़ होती है माउंटेन्स की वो धीरे धीरे पिघलने लगती है तो वो एक मतलब रिवर का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो रिवर के मतलब लेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो माउंटेन्स के अंदर होती है तो वो बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट्स डिपॉजिट, और जो ग्लेशियर जो होता है वो क्या करता है? मटेरियल्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और मटेरियल क्या होता है? बिग और स्मॉल रॉक्स होती हैं, सैंड मिट्टी होती है, और स्लिट गेट्स डिपॉजिट, जो स्लिट्स होती है वो भी डिपॉजिट हो जाती है। द डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मैनोरीज, और इसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर मोरैनीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विंड ऑफ
वर्क ऑफ विंड, अब हवा का क्या काम है? हैव यू एवर विजिट डेजर्ट, क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स, तो अगर आप कभी डेजर्ट गए हैं तो उसकी पिक्चर्स को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एन एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज बैंड, तो जो एक्टिव एजेंट है, जो सबसे ज़्यादा हवा की वजह से ही क्या होता है, डिपोजिशन और एरोजन देखने को मिलता है हमें किसमें? डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम, आप जब भी डेजर्ट जाएंगे तो वहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो मशरूम की शेप में देखने को मिलेंगी, कॉमनली नोन एज द मशरूम रॉक्स, जिसको हम लोग मशरूम रॉक्स भी बोलते हैं। विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स एंड मोर देन द अपर पार्ट, क्या होता है जो हवा होती है वो लोअर सेक्शन को क्या करती है, ज़्यादा इरोड कर देती है देन द अपर पार्ट ऑफ द रॉक्स। देयरफॉर सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस एंड वाइडर टॉप, तो इसी वजह से जो रॉक्स होती हैं उनका बेस कैसा होता है, नैरो होता है, और टॉप कैसा होता है, वाइड होता है, बहुत ही चौड़ा होता है, और जो नैरो बेस होता है बहुत ही पतला होता है। व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा ब्लो करती है मतलब बह रही होती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सेम सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हवा तेज चल रही होती है डेजर्ट के अंदर तो क्या करती है, वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट इन द लो हिल्स, और जब भी हवा रुकती है मतलब हवा बह रही होती है तो जब मिट्टी को ले जा रही होती है बहा के अपने साथ, पर जब हवा रुकती है तो जो मिट्टी बह रही थी हवा में थी, अब वो धीरे धीरे क्या होती है, डिपॉजिट होती है हिल्स के ऊपर, मतलब गिरती है नीचे नीचे लाइक स्ट्रक्चर, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। जो इस डायग्राम में देखने को मिल रही है, मिट्टी की अलग अलग देखने को मिल रही है, मिट्टी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हवा की वजह से देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइन्स, जब ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं और बहुत ही लाइट मतलब हल्के होते हैं, तो विंड एक लंबे लंबे डिस्टेंस तक भी इसको कैरी करा के ले जा सकती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया इज कॉल्ड द लूजेस, और जब लार्ज एरिया पर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इसको डिपॉजिट कराती है मिट्टी को तो इसको हम लोग लुइस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इसको फाउंड इन द चाइना, और ये जो लार्ज डिपॉजिट लुइस का जो लार्ज डिपॉजिट है वो हम लोगों को चाइना में देखने को मिलता है।